ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सू होता है और वो कहती है मेरी अब एक रेपुटेशन है और मैं बहुत फेमस भी हो चुकी हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने बहुत ही मुश्किल से कमाया है। फिर वो एक पार्टी में चली जाती है जहाँ पर एक लड़का फू उसके सामने आता है। फू उसको कहता है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रही थी। तो सू कहती है अब से हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मैं जिस भी लड़के के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ वो सिर्फ 1 मंथ तक ही चलता है और 1 मंथ के बाद वो वैसे ही भी ब्रेकअप हो जाता है और हमारे रिलेशन को भी 1 मंथ हो चुका है, तो इसलिए ये सब कुछ खत्म है अब। ये सुनकर फू हैरान हो जाता है और सू उसको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। फिर हम लोग उसी पार्टी में 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि आज तो पी फैमिली का सन भी आने वाला है और मैंने सुना है कि वो लड़कियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तो कौन सी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी। ये सुनकर सू स्माइल करती है और कहती है कि चलो एक और शिकार आ गया, ये मेरे पास अब बहुत अच्छा मौका है। फिर दूसरी तरफ हम लोग पी शाओ को देखते हैं जो कि उस पार्टी में आ चुका होता है। तभी उसके पास सू आ जाती है और वो उसके क्लोज आकर उससे कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ये चाहते हैं कि उनका एक ग्रैंडसन हो जाए और तुम्हें इसके लिए वो फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें एक ब्लाइंड डेट करो, तो तुम मुझे सेलेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पर पूरी उतरूंगी। तो शाओ उसको कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा शेमलेस लड़की हो, लेकिन हाँ ये बात तुमने सही कही है कि ग्रैंडफादर ये चाहते हैं कि उनका एक ग्रैंडसन हो जाए, लेकिन मैं इस तरह कुछ भी नहीं चाहता हूँ। इस बारे में मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सू जब अपने घर जाती है तो उसके डैड उसको कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाना, तुम वहाँ पर गई हो या फिर नहीं। सू कहती है कि डैड इतनी भी क्या जल्दी है, शाओ को सिड्यूस करना कोई इतना आसान काम नहीं है और मैं ये सब कुछ कर लूंगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इतनी ही ज़्यादा फिक्र हो रही है तो आप खुद क्यों नहीं किसी के साथ ब्लाइंड डेट कर लेते। ये सुनकर डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सू जॉगिंग करने के लिए आई हुई होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर शाओ भी आया हुआ होता है, तो वो शाओ के साथ ही जॉगिंग करने लग जाती है, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाती है और फिर वो शाओ को रोककर दोबारा से उससे वही बात पूछने लगती है कि मैंने तुमसे कुछ सोचने का कहा था, क्या तुमने उस बारे में गौर किया है। शाओ कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सू की तबीयत खराब होती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सू बेड पर लेटी हुई होती है। उसी वक्त उसकी आंख खुलती है और वो अपने घर पे नहीं बल्कि शाओ के घर पे होती है। फिर वो नीचे जाती है तो शाओ उसके लिए सूप बना रहा होता है, लेकिन सू उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। ये सब कुछ सुनकर शाओ को बहुत गुस्सा आता है, तो वो सू को अपने घर से ही बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठी हुई होती है और वो किसी आदमी के साथ किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही होती है और वो आदमी सोचता है कि इस लड़की की स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर मैंने इसके साथ काम किया तो मैं काफ़ी फेमस हो सकता हूँ। तो वो आदमी फिर सू के साथ कोऑपरेशन कर लेता है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सू अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी से जा रही होती है तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी फ्रेंड उससे पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है और सू नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसको शाओ संभाल लेता है, लेकिन तब तक सू बेहोश हो चुकी होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके साथ शाओ होता है। शाओ उसको पानी देता है और फिर उसके साथ ही बैठ जाता है, लेकिन सू अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आती है। वो किसी भी तरीके से शाओ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शाओ उसको घास भी नहीं डाल रहा था। तो सू फिर उसको दोबारा सिड्यूस करती है, लेकिन वो गुस्से में आकर वहाँ से उठकर चला जाता है। वहाँ पर सू के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि लड़का तो बहुत अमीर लग रहा था मुझे, क्या तुम इसके साथ ब्लाइंड डेट कर सकी हो अभी तक, या फिर तुमने इसके दिल में जगह बना ली क्या। तो सू कहती है कि डैड ये काम इतना भी आसान नहीं है, मैंने ये बात आपको पहले ही की थी और अगर आपका इतना दिल चाह रहा है तो आप खुद उसके साथ जाकर ब्लाइंड डेट कर लें, मुझे नहीं जाना उसके साथ। यह सुनकर डैड बहुत उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और फिर वो बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओ अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब तक सू उसके पास पहुँच चुकी होती है। वो उसको फिर से सिड्यूस करती है और उसको कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पर मैं पूरी उतरूंगी, लेकिन तुम हो कि तुम मुझे घास ही नहीं डाल रहे हो। तो शाओ कहता है कि तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और फिर वो अपनी कार वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम वैंग होता है। दूर से सू भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है कि वाह, ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा क्रेजी निकली। वो ये सब कुछ बहुत ही फन समझकर देखती है।
तब तक शाओ कार से निकलता है और वैंग के पास जाकर उसको कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि चलती कार के नीचे तुम कुचली भी जा सकती थी। तो वैंग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गए हो उसका क्या। तो शाओ कहता है कि प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए, ये लव जैसे चक्रों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, अभी तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा। मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, तुम वहीं पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करना और फिर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। तो वैंग मान जाती है। सू भी तब तक शाओ के साथ चली जाती है और उसके बहुत क्लोज जाकर खड़ी हो जाती है। तो वैंग कहती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, और सिस्टर क्या आप मेरे भाई को पसंद करती हो। तो सू कहती है कि बिल्कुल, मैं इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर वैंग थोड़ी सैड हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ सू को खुद से दूर करता है। तो सू कहती है कि अब मेरे पास जाने के लिए कोई भी चीज नहीं बची है, इसलिए तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करके आओगे। और फिर वो उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। तो शाओ सोचने लगता है कि पता नहीं कौन सी बला मेरे गले पड़ गई है। फिर कार में सू शाओ को कहती है, मुझे लगता है कि तुम उतनी छोटी सी बच्ची को पसंद करते हो, वैसे वो तुम्हारे टाइप की नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी उस लड़की की तरह नहीं हूँ। वो बच्ची है और अभी वो इमेच्योर है। ये सुनकर शाओ को उस पर और भी गुस्सा आने लगता है और फिर शाओ अपनी कार रोकता है और सू को बाहर निकालकर अपनी कार भगाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर सू कहती है कि तुम फिक्र मत करो शाओ, तुम बहुत ही जल्द मेरे कब्जे में आ जाओगे। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आई हुई होती है, उसके साथ ही एक और लड़का ली भी होता है। वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेट नाइट को जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो तभी सामने से शाओ की कार भी आ जाती है और शाओ ली को कहता है कि चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। तभी ली को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसको कहती है कि तुमने अभी के अभी जल्दी घर आना है, मैंने एक बहुत ही जरूरी बात करनी है तुमसे। तो ली शाओ से सॉरी कर लेता है और कहता है कि मैं खुद घर चला जाऊंगा, तुम सू को ले जाओ। फिर शाओ सू को अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओ सू को गोद में उठाकर उसके घर पर ले आता है और उसको एक सोफे पर बिठा देता है। तो सू फिर से उसको सिड्यूस करने लग जाती है। तो शाओ उससे दूर हो जाता है और वो काफी इरिटेशन फील करता है। तो सू उसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई मसला है, तुम्हें चाहिए कि तुम डॉक्टर को चेकअप करवा दो, हो सकता है कि इस तरह तुम्हारे ग्रैंडपा की ख्वाहिश थोड़ी जल्दी पूरी हो जाए। ये सुनते ही शाओ अचानक से सू को किस कर देता है और सू ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। फिर शाओ उससे दूर होता है तो वो कहती है, ये मत समझना कि मैं डर गई थी, वो बस मैं तैयार नहीं थी ना, इस वजह से। फिर शाओ दोबारा से सू के क्लोज आता है और उसको कहता है कि कल हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे ग्रैंडपा से मिलने के लिए, तो तुम तैयार रहना और टाइम पर पहुंच जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। फिर शाओ वहां पर आता है और वो दोनों ग्रैंडपा के रूम में चले जाते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। तो शाओ अपने ग्रैंडपा को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं और फिर देखिएगा कि आपके ग्रैंडसन भी आ जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सू शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मैंने इससे कब कहा कि मैं इससे शादी करूंगी। जब वो दोनों रूम से बाहर निकल कर आते हैं तो सू शाओ को कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बन जाऊंगी, लेकिन तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे शादी करूंगी या फिर तुम्हारे बच्चों की माँ बनूंगी। मुझे इस सब का कोई भी शौक नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ली आता है और ली शाओ को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात बता दूं, उसके जितने भी बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उसको एक लड़के के साथ रहने में बहुत सफोकेशन फील होती है इस वजह से। तो इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम उससे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, वो लड़की तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही शाओ कुछ सोचने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि लेट नाइट अपने घर वापस आता है और वो सू को भी काफी मिस करने लगता है, तो वो उसको कॉल मिला देता है। और दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि ट्रिप पर आई हुई होती है और वो काफी इंजॉय कर रही होती है। तभी उसको शाओ की कॉल आ जाती है और फिर सू कहती है, अच्छा, यानी कि अभी तो मेरे तुमसे इतनी ज़्यादा दूरी हुई भी नहीं है और तुम अभी से मुझे मिस करने लग गए हो। शाओ कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन बातों को सुनने का कोई भी टाइम नहीं है, ग्रैंडपा हम लोगों से दोबारा मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम वापस आ सकती हो। सू कहती है कि नहीं, अभी तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कंट्री में नहीं हूँ अब, और शायद मैं हाफ मंथ यहीं पर ही रहूँगी, उसके बाद मैं आ सकती हूँ। तो शाओ उसको कहता है कि क्या तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकती हो। ये सुनकर सू हैरान होती है, लेकिन फिर वो उसको वीडियो कॉल कर लेती है और उसको बताती है कि देखो, मैं तुमसे सच कह रही थी, मैंने झूठ नहीं बोला है। तभी पीछे से एक लड़का वो भी आ जाता है और वो और सू दोनों को एक साथ देखकर शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग
सू को देखते हैं जिसको ली की वीडियो कॉल आती है और वो उसको कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। सू कहती है अच्छा तो फिर मेरा गिफ्ट किधर है। ली कहता है कि देखो ये गिफ्ट ही तो है, इस कुशन के ऊपर मैंने अपनी इतनी प्यारी सी पिक्चर तुम्हारे लिए पेस्ट की है ताकि तुम सुबह शाम मुझे देख सको। इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन वेट, ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है। यह सुनते ही सू कहती है कुछ नहीं हुआ। ली कहता है जरूर तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से मारा होगा, है ना। सू कहती है कि कोई बात नहीं, इस हर जख्म का बदला मैं उनसे लेकर रहूंगी। जितना सब कुछ मैं अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर चुकी हूँ उतना सब कुछ वो भी बर्दाश्त करेंगे। एक एक पाई का हिसाब लूंगी मैं उनसे। देन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि ली को कॉल करता है और उसको कहता है कि सू और वो के दरमियान का रिलेशन किस तरह का है। तो ली कहता है कि उन दोनों को मैंने कभी भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सू की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम हॉस्पिटल जाओ और उसके रिकॉर्ड्स को चेक करवाओ। तो शाओ कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरी तरफ हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि उसी के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से सू का मेडिकल रिकॉर्ड भी चेक करवाता है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि वो हर साल बहुत ज्यादा दफा यहाँ पर आती रहती है क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती। फिर शाओ सू का मेडिकल रिकॉर्ड भी चेक करता है। तभी उसको दोबारा से ली की कॉल आती है और ली उसको बताता है कि आज तो सू का बर्थडे है ना, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, वो तो वापस भी आ चुकी है। ये सुनते ही शाओ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाओ अपनी कार में बैठा होता है और उसके साथ ही सू का गिफ्ट भी पड़ा होता है। फिर वो सू को अपनी कार के साथ बैठा हुआ देखता है तो वो भागता हुआ सू के पास आता है। सू काफी सैड बैठी होती है, लेकिन शाओ को देखकर वो उसको मारने लग जाती है। तो शाओ उसको हग कर लेता है ताकि वो उसको कंसोल कर सके। फिर अगले सीन में हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि सू को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और वो दोनों मिलकर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं और शाओ उसको गिफ्ट भी देता है। लेकिन सू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है जिसकी वजह से शाओ काफी परेशान होता है। वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर चेकअप करके चला जाता है। फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब सू की आंख खुलती है तो शाओ उसको सूप देता है और उसको कहता है कि प्लीज दोबारा से कोई नॉनसेंस बात मत करना। तो सू कहती है कि क्यों, मैं कोई नॉनसेंस बात क्यों नहीं करूं, मैं तो नॉनसेंस बातें करूंगी क्योंकि मैं तो इसी तरह करती रहती हूँ और तुम्हें मेरी नॉनसेंस बातें सुननी भी पड़ेंगी। तभी शाओ उसके क्लोज होता है और उसको किस कर देता है। सू ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर शाओ उसको बताता है कि अब तुम चाहती थी ना कि तुम मुझे डेट करो, तो ठीक है, मैं राजी हूँ इस पर, लेकिन मेरी एक शर्त है, उससे पहले हम लोगों को शादी करनी पड़ेगी ताकि मेरे ग्रैंडपा को ये ना लगे कि मैं उनको सिर्फ डिसीव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। और मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाकी बॉयफ्रेंड्स की तरह मुझे भी सिर्फ 1 महीना अपने साथ रखो और फिर मुझे खुद से दूर कर दो। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो और मेरी बात के बारे में ज़रूर सोचना। फिर शाओ वहाँ से चला जाता है। तभी सू को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जाओ ने अपनी रिस्ट काट ली है, तो इसीलिए आपको जल्दी हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। ये सुनते ही सू काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पर उसको एक नर्स मिलती है। वो नर्स उसको बताती है कि अब जाओ की तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब इसको लाया गया था तो इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा बुरे थे, लेकिन अब इसकी स्टेबलाइज कंडीशन हो चुकी है। सू को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं सू कंपनी में बैठी हुई होती है, वहाँ पर असिस्टेंट भी खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम यान होता है। तो सू उसको कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक इंसान की जान कैसे ले सकती हो। तुम्हें पता है कि जाओ तुम्हारी वजह से अपनी कलाई काट चुका है और हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट करवाया तो हमें पता चला है कि कल उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ भी था। तुम मुझे लगता है कि सच में उसको मरवाना चाहती थी। तुमने होटल की फुटेजेस तो डिलीट करवा दी, लेकिन तुम लोगों के बारे में भूल चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से कैमरास होते हैं और अब हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। तो यान कहती है जाओ ने जो भी किया है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही सू कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, एक इंसान की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती है कि तुम उसको इतनी आसानी से मार दो। तो यान कहती है कि ठीक है, अब मुझे भी इस कंपनी के अंदर काम नहीं करना और फिर वो अपना कार्ड वहाँ पर फेंक कर चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम दरवाजा बजाकर आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता ना। सू कहती है अच्छा, यानी कि हमारे दरमियान प्राइवेसी कब आ गई है, मैं तो पहले भी इसी तरह ही आ जाया करती थी। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो होनी भी चाहिए। अच्छा सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कभी तुम्हारे साथ इस तरह हुआ है कि कोई शख्स तुम्हारे बहुत करीब आया हो और तुमने अपने आप को काफी बेटर फील किया हो उसके बाद।
क्योंकि तुम्हारे साइकोलॉजिकल फीचर्स यही कहते हैं कि तुम्हारे करीब किसी ऐसे इंसान को रहना चाहिए जो कि तुम्हें सुकून दे और जिसके साथ तुम खुश रह सको। तो सू फौरन से शाओ को अपने साथ इमेजिन करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ये सब कुछ तो सच नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है और फिर कुछ टाइम बाद हम लोग एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो फिर मैं उसमें सुकून कैसे ढूंढ सकती हूँ। तो वो डॉक्टर को कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि बात चेंज कर देती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सुना है कि इनको जेल से रिलीज कर दिया गया है और नेक्स्ट मंथ वो वापस आ जाएगा। ये सुनते ही सू शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से ग्लास भी गिर जाता है और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर सू के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है और सू उस वक्त टूट जाती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊं, तो सू मना कर देती है और फिर वो डॉक्टर को कहती है कि चलो चलकर कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। असल में वो डॉक्टर भी सू का फ्रेंड ही होता है। जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो सामने से शाओ और एक लड़की भी आ रहे होते हैं। वो लड़की आकर सू से मिलती है और उसको कहती है कि मेरा नाम अयान है और मैं शाओ की गर्लफ्रेंड हूँ। तो फिर सू कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम वैंग की सिस्टर हो ना। तो अयान हाँ बोलती है और सू भी उस डॉक्टर के क्लोज हो जाती है और कहती है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, चलो अब मुझे जाना है इसलिए मैं चलती हूँ। तो फिर वो डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों आगे आते हैं तो सू रुक जाती है और वो कहती है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ, तुम एक काम करो, तुम ड्रिंक अकेले ही कर लेना, मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं है इसलिए मैं घर जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसके सामने दो गुंडे आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही शाओ वहाँ पर आकर सू को बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का ही दिखाया जाता है जहाँ पर सू शाओ को कहती है कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम आओ और मुझे बचाओ, तुम खुद ही हीरो बन रहे थे, अब देखो तुम्हें हो रहा है ना दर्द। तो शाओ उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं ग्रैंडपा की विश को इग्नोर नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पीछे आया था। फिर शाओ सू का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि तुम जो भी बात मुझसे कहना चाहती हो तुम कह सकती हो और हम लोग एक दफा डेट को ट्राई कर सकते हैं। तो सू कहती है कि तुम्हारे पास तो वो दो बहनें हैं ना जो कि तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती हैं, तो फिर मेरी तुम्हें क्या जरूरत है। लेकिन फिर सू सोचती है कि इस वक्त तुम्हारे पास शाओ से बेटर ऑप्शन और कोई भी नहीं है। देखा था ना आज कि वो किस तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था, इसीलिए सू अच्छा यही है कि तुम अभी शाओ को हाँ बोल दो। तो सू स्माइल करती है और उसको ओके कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सू की कंपनी के बाहर बहुत से लोग खड़े हुए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट के साथ होती है। असिस्टेंट कहती है मैम बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इस तरह हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो सकती है, आप क्या कहती हैं, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। फिर हम लोग सू को देखते हैं जो कि काफ़ी रिलैक्स बैठी होती है। वो अपनी असिस्टेंट को कहती है कि कुछ नहीं, बस 1 मिलियन खर्च करो और उन सब लोगों को आगे से हटा दो, पैसे का यही भी तो कमाल होता है ना। तो असिस्टेंट ओके करके वहाँ से चली जाती है और इधर हम लोगों को शाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास भी उसका असिस्टेंट आता है और उसको कहता है कि मैंने सू के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता करवाया है और आप ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि सू की एक कंपनी भी है और वो सू ग्रुप की सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है। वो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है जो कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा कामों को संभाल रही है। ये सुनकर शाओ एक्साइटेड होता है और साथ ही वो हैरान भी होता है कि एक लड़की इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि ठीक है, अब तुम मजीद भी इस बारे में पता लगवाते रहो, मैं तुमसे अपडेट्स लेता रहूंगा, ठीक है। तो असिस्टेंट ओके करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि लेट नाइट तक सू का वेट कर रहा होता है। तभी सू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम तो शाओ हो ना, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा था। शाओ कहता है कि प्लीज अभी मुझे तंग करना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ, तुम ये पी लो। तो फिर सू उससे वो ग्लास ले लेती है। फिर शाओ अपने काम की बात पे आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हॉस्पिटल जाओ और वहाँ पर जो मेरा सामान रखा हुआ था तुम जाकर ले आओ। तो सू कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे असिस्टेंट हैं और कितने लोग हैं तुम्हारे पास, तो फिर तुम मुझे इस काम के लिए क्यों भेजना चाहते हो। तो शाओ कहता है कि ये काम जरूरी है इसलिए ये तुमने ही करना है। तो सू कहती है यानी कि तुम मुझसे बैग कर रहे हो है ना। तो शाओ कहता है कि हाँ मैं तुमसे बैग ही कर रहा हूँ, अब तो तुम चली जाओ। सू कहती है दोबारा कहना, मैंने तुम्हारी बात सही से नहीं सुनी है। शाओ फिर से कहता है कि मैं तुमसे बैग करता हूँ सू, क्या अब ये सही है, अब तुम जाओ और जाकर मेरा सामान ले आओ। तो सू स्माइल करती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सू हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही वो ड्रॉर खोलती है उसके अंदर एक वॉच होती है। वो उस वॉच को उठाकर कहती है कि ये इतनी भी जरूरी तो नहीं थी कि स्पेशली शाओ ने मुझे इसको लेने के लिए भेज दिया।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं जो कि ली के साथ होती है और वो लोग पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और आज तो सू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसको इस तरह खुश देखकर ली उसको कहता है, क्या हुआ है सू, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। सू कहती है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जो वो भाई है यानी कजन वाला भाई शाओ, वो और मैं मैचअप कर चुके हैं और अब वो हर वक्त मेरे साथ ही होता है, यानी डेटिंग तो ली कहता है, क्या सच में, लेकिन वो तो बचपन से ही बहुत ज्यादा एरोगेंट था और वो तो अपने क्लोज भी किसी को नहीं आने देता था, तो तुमने ये सब कुछ कैसे किया। सू कहती है, बस देख लो ये सब कुछ हो गया है, वैसे मैं उसको लाइक करती हूँ। ये सुनकर ली तो और भी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो दोनों ड्रिंकिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग शाओ को देखते हैं जिसको ली की कॉल आती है और ली उसको बताता है, आज मुझे सू ने बताया था कि वो और तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या ये सच है। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं, उसने ये भी कहा था कि वो तुम्हें लाइक करती है। उसने आज तक कितने ही लड़कों को डेट किया होगा, लेकिन आज तक उसने कभी भी ये वर्ड लाइक यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि वो सच में तुम्हारे साथ सिंसियर है। तो शाओ कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है। फिर ली कहता है कि शाओ देखो, अब वो तुम्हारे साथ ही है तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो बचपन से सफर करती हुई आ रही है, उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा बुरा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो ताकि वो अब अपनी एडल्टहुड में बहुत अच्छे से जी सके। मैं नहीं चाहता कि अब उसकी लाइफ में कोई भी गम आए। तो शाओ कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब शाओ घर जाता है तो सू ने उसके लिए सारे घर को सजा कर रखा हुआ होता है। सू कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि मैं तुमसे कितना स्ट्रॉन्ग लव करती हूँ। फिर वो शाओ की गोद में आकर बैठ जाती है और शाओ ली की वही बातें सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। देन शाओ सू के क्लोज आता है और उसको किस कर देता है, लेकिन सू वही बातें इमेजिन कर रही होती है जब उस ओल्ड मैन ने सू के साथ जबरदस्ती की थी और ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सू बेड पर बैठी हुई होती है और शाओ उसको कहता है कि प्लीज तुम रेस्ट करो और फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। देन शाओ वहाँ से चला जाता है और सू काफी ज्यादा डिप्रेस नजर आ रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि किसी डॉक्टर के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। डॉक्टर कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, देखना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर हम लोग सू को देखते हैं जिसको असिस्टेंट आकर कहती है कि जाओ को अब होश आ चुका है और फिर जाओ की वीडियो को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से सॉरी कर रही होती है और वो सबको बताती है कि मुझे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। अब किसी को भी मेरे लिए मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरी तबीयत काफी संभल चुकी है। फिर वो वीडियो एंड हो जाती है और असिस्टेंट सू को कहती है कि देखना अब सारी र्यूमर्स खत्म हो जाएंगी और सू कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, अब मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो तुम जाकर जल्दी से कर देना, ठीक है। तो असिस्टेंट ओके करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि सू के पास जाता है तो सू बहुत खुश होती है और वो उसको कहती है कि तुमने वो वीडियो देखी है ना जो कि जाओ ने बनाई थी, अब उस वीडियो के बाद हमारी कंपनी के ऊपर से हर दाग मिट जाएगा और फिर मैं सिर्फ एक ही काम करूंगी, मैं एक पोस्ट करूंगी अपॉलॉजी के लिए ताकि हमारी कंपनी वापस ट्रैक पर आ सके। तो शाओ कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अभी हम लोग घर चल सकते हैं। तो सू कहती है कि चलो घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही घर आते हैं तो शाओ सू के क्लोज आता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर सू उससे दूर होती है और कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। शाओ कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी थक जाती हो। तो सू कहती है कि कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अगर तुम ये बात जानना चाहते हो कि मैं सच में कौन हूँ तो शायद कि तुम मुझे एक्सेप्ट भी ना करो। तो शाओ कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर सू शाओ को हग कर लेती है। फिर सू के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि आपको अभी के अभी कंपनी आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक लड़की आई है जो कि कहती है कि वो शाओ की गर्लफ्रेंड है, उसका नाम अयान है और वो आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहती है। तो सू कहती है कि ठीक है, उसको बिठा कर रखो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सू शाओ के साथ मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। उन दोनों को साथ देखकर अयान को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो दोनों बैठते हैं तो शाओ बताता है, अयान मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये लड़की जो है ना इसका नाम सू है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। तो अयान कहती है कि मैं सू की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट डन करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर उससे बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर होगे। तो शाओ कहता है कि अच्छा बस इतनी सी बात थी, एक मिनट रुको। फिर वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और असिस्टेंट को कहता है कि जितना जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट जल्दी बना दो और फौरन से मेरे पास लेकर आ जाना, ठीक है।
देन वो कॉल कट कर देता है। तो अयान कहती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किस चीज के लिए? तो शाओ कहता है कि तुम यहाँ पर साइन करने के लिए आई हो ना, और सू ग्रुप के साथ काम करने के लिए आई हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है और अयान उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सू से अलग तरीके से बात करूँ, मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो शाओ कहता है कि तुम उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहती हो और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं इसको अलग कैसे छोड़ दूँ। यह सुनकर अयान को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर शाओ अपने असिस्टेंट को देखने लगता है तो असिस्टेंट सू के असिस्टेंट का हाथ पकड़कर उसको भी वहाँ से ले जाता है। देन सू और शाओ बातें करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है। तभी उसके पास एक लड़के की कॉल आती है और वो लड़का उसको बताता है कि कोई एक है, उसकी आइडेंटिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके बारे में पता करवाता फिर रहा है। 1 हफ्ता हो गया है, मैं ये बात नोट कर रहा हूँ। वो आपकी रियल आइडेंटिटी को जानना चाहता है। तो सू कहती है कि ऐसा इंसान कौन हो सकता है। तो वो लड़का कहता है कि ये बात मुझे नहीं पता और मैंने आपको एक और बात बतानी है। केन को आधा महीना हो चुका है, वो जेल से आज़ाद हो गया है और मुझे उसके कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अभी नहीं पता कि वो असल में किधर है। तो सू कहती है कि ठीक है, तुम एक एक पल की खबर रखना और मैं तुमसे हर एक एक पल की खबर पूछूंगी, मुझे जल्द से जल्द खबरें देते रहना, ठीक है। फिर वो कॉल कट कर देती है और वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आती है। फिर डैड कहते हैं कि तुमने तो शाओ को अपने जाल में फंसा लिया है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, अपनी खूबसूरती के चक्कर में तुम किसी भी लड़के को अपने साथ फंसा सकती हो। फिर डैड उसको एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस पर साइन करना होगा, या फिर एक काम करो कि शाओ से इस पर साइन करवा लो, इससे हमारी फैमिली का बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो सू वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देती है और कहती है कि हम में से कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर डैड की वाइफ भी आ जाती हैं जो कि सू की स्टेप मॉम होती हैं। स्टेप मॉम सू को कहती हैं कि तुम्हें अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए, ये हम सबका बेहतरी ही चाहते हैं और इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी। फिर सू अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा हाइपोक्रिटिकल हैं, आप झूठ से भरी हुई हैं। फिर डैड सू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सू उससे पहले ही उनका हाथ रोक देती है और कहती है कि आप एक कैसे आदमी हैं, मैं अभी जाकर पुलिस को बुलाती हूँ क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे डैड हैं। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, जाओ जाकर बता दो सबको, तो सबको हमारी फैमिली की हकीकत पता चल जाएगी और इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान होगा। सू कहती है कि मैं सबको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि मैं चाइल्डहुड से ही फादर और डॉटर रिलेशनशिप में हमेशा सफर करती आई हूँ। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो सूद समेत मैं आपको वापस करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सू शाओ के घर पर जाती है और उसको हग कर लेती है। शाओ कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से मारा है? तो वो कहती है कि नहीं, इस दफा मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, अब मेरे पास कोई घर नहीं है। तो शाओ कहता है कि ऐसे मत कहो, ये जहाँ पर तुम खड़ी हुई हो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके कह रही होती है एक स्टेटमेंट तैयार करवाओ, कल न्यूज़पेपर में हर तरफ ये बात छप जानी चाहिए कि मेरी फैमिली एक ग्रीडी फैमिली है और उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, और इस बात को यकीनी बनाना कि उनका जब एक नया इवेंट आएगा तब मैं उनको एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, ठीक है। फिर वो कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और वो उसको कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, अगर कभी भी तुम्हें मेरी फेवर की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा आ जाऊंगा। तो सू कहती है कि नहीं, अब मुझे किसी की फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर शाओ सू के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाता है और दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सू और शाओ दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए गए हुए होते हैं और ग्रैंडपा उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी असिस्टेंट अंदर आता है और ग्रैंडपा को कहता है कि आपके सन आपसे मिलने के लिए आए हैं, यानी शाओ के डैड। जब डैड अंदर आते हैं तो वो सू को देखकर कहते हैं कि इस लड़की को मैं कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा और लड़की तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम शाओ का जितना जल्दी पीछा छोड़ दो तो ये बात ठीक है, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तो ग्रैंडपा अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हें इतनी बातें बोलने को किसने बोला है, क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम इतना बोलते जाओ? मैंने खुद ही सू को यहाँ पर बुलाया था और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तो फिर डैड अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं और सू कहती है कि क्या मुझे लगता है आपकी फैमिली में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, अगर ऐसा है तो मैं बहुत जल्द छोड़कर चली जाऊंगी। फिर शाओ सू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं, इस तरह कोई बात भी नहीं है, तुम ना बस ओवर थिंकिंग मत करो। तो ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम दोनों भी उठ जाओ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो मेरे सामने बैठे हुए, जो कुछ भी करना है अब जाकर घर करना। ये सुनकर सू और शाओ दोनों स्माइल करते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सू और शाओ दोनों शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। शाओ खाना सर्व कर रहा होता है, तभी सू
उसको थैंक्स भी करती है, लेकिन तभी डोर नॉक होता है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर ली आया हुआ होता है। ली कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ आज खाना खाने आया हूँ। तो सू स्माइल करती है और कहती है, फिर देर किस बात की है, आ जाओ ना अंदर। फिर जब ली अंदर आता है तो सू सारे सामान को देख रही होती है। तभी दोबारा डोर नॉक होता है और वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने ही एक और लड़का खड़ा होता है जिसके हाथ में 2 ग्लासेस होते हैं। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। फिर वो भी अंदर चला जाता है। देन वो सब चेयर्स पर बैठते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही ली और वो लड़का एक दूसरे के कान में कोई बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों हंसे ही जा रहे होते हैं। सू शाओ के क्लोज होती है और उसको कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो शाओ कहता है कि ली इसी तरह ही है। फिर सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और सब लोग चेस करके ड्रिंक करने लग जाते हैं और अपने इस न्यू ईयर को अच्छे से एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जिसको उसके डैड की कॉल आती है और डैड बहुत गुस्से में होते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुमने इतनी गलत खबरें हर तरफ क्यों फैला दी हैं, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा कब किया है, और तुमने फेक फोटोज भी वहाँ पर लगाई हुई थी। तो सू कहती है कि डैड रिलैक्स हो जाएं और पहले मेरी बात तो सुन लें, ये आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट था। देन वो कॉल कट कर देती है और अपने डैड का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। और इधर हम लोग डैड और मॉम को देखते हैं। मॉम अपने हस्बैंड को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उसके बाद उनको कहती हैं कि तुम कितनी औरतों के साथ डेटिंग कर चुके हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुम इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हो। तभी वहाँ पर एक कोरियर वाला आता है और उसका फेस हाइड होता है। वो डैड को कहता है कि ये एक पार्सल है जो कि सू ने आप लोगों के लिए ही भेजा है। एंड देन वो कोरियर वाला वहाँ से चला जाता है। जब सू के डैड उस पार्सल को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स को देखकर सू के डैड हैरान हो जाते हैं। फिर मॉम भी उन पेपर्स को देखती हैं और वो खुद भी शॉक्ड होती हैं। तब डैड के मोबाइल पर एक वीडियो आती है और वो देखते हैं कि वो वही वीडियो होती है जिसके अंदर वो सू को टॉर्चर और बुली कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अच्छा, यानी कि अब तुमने घर में भी कैमरे लगा रखे थे ताकि तुम वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सको। तुम मेरे साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकती हो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग शाओ को देखते हैं जिसके पास सू आती है और वो उसको बैकहग कर लेती है। शाओ कहता है, हर चीज़ के ख़त्म होने का एक वक्त होता है और देखना तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े ही टाइम तक ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हें इनके बारे में फ़िक्र करने की अब इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं शाओ और सू दोनों एक साथ खड़े हुए होते हैं। तब सू कहती है, आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ जो मैं कब से तुमसे छुपाती आई थी। आई होप कि तुम्हारे अंदर इतना हौसला होगा कि तुम मेरी वो बात सुन सको। ये मेरे पास्ट की बात है। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थी और मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना पता भी नहीं चलता था, लेकिन तब पहली दफ़ा मेरे डैड ने मुझे बेचा था और वो भी एक बहुत ही बुरे आदमी के हाथों। वो एक ओल्ड आदमी था और उस आदमी का नाम केन था और उसने मुझे बहुत टॉर्चर और बुली किया था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। तब मैं सिर्फ रो सकती थी, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सू बहुत हर्ट लग रही होती है। तो शाओ कहता है कि इसलिए तुमने मुझे अप्रोच किया था। तो सू कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें अप्रोच किया था ताकि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकूं। तो शाओ उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं और फिर वो उसको हग कर लेता है और कहता है कि मुझे बहुत नफरत है तुम्हारी इस आदत से कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई और तुम इस सारे पेन को अभी तक अकेले ही बर्दाश्त करती हुई आई हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ शेयर कर देती और तुम जानती हो कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर सू शाओ को कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद मैंने आज तक कभी भी खुद को किसी भी आदमी के करीब नहीं किया है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ कभी भी, लेकिन उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आ गए थे और तुम्हारे आने के बाद मेरे सारे पर्सपेक्टिव और मेरे रूल्स चेंज हो गए थे। तो शाओ स्माइल करता है और कहता है कि इसी वजह से जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा किस किया था तो तुम बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करने लगी थी और तुम काफ़ी परेशान भी हो गई थी। तो सू कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि तुम मेरे काम आ सको, क्योंकि तुम बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना अच्छा अंडरस्टैंड करने लगोगे और मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करोगे। फिर दूसरी तरफ हम लोग शाओ को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे किन फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी पास्ट की और उनकी प्रेजेंट की हर इन्फॉर्मेशन तुम मुझे किन फैमिली के बारे में ला कर दोगे। तो असिस्टेंट ओके कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी हुई होती है और शाओ उसके बाल सुखा रहा होता है। सू कहती है कि बस तुम एक काम करो, तुम कुछ टाइम इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ये सुनकर शाओ तो हैरान ही हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कुछ टाइम तक वेट कर सकता हूँ। देन वो दोनों किस कर देते हैं।
फिर दूसरी तरफ हम लोग किन फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है और वो अपनी वाइफ को ये कह रहा होता है कि किन फैमिली के साथ जब पी फैमिली जुड़ जाएगी तो वो बहुत ही ऊपर चली जाएगी, हमारी फैमिली भी फिर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि पी फैमिली बहुत ही ज्यादा फेमस है और कुछ ही टाइम में यहाँ पर पी शाओ भी आ जाएगा और अगर हम दोनों फैमिली एक दूसरे के रिलेटिव्स बन जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और वो वहाँ पे आकर बैठता है तो असिस्टेंट बताता है इनका नाम शाओ है और ये पी फैमिली के वारिस हैं और पी ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो लेडी हंसने लग जाती है और कहती है कि बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। फिर वो आदमी आगे बढ़ता है और वो शाओ के सामने अपना हाथ करता है ताकि वो हैंडशेक कर सकें, लेकिन शाओ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। तो वो आदमी कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? शाओ कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ आप लोगों के साथ। फिर वो आदमी भी शाओ के साथ ही बैठ जाता है और उसके साथ बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। तो शाओ कहता है कि मुझे ये सब बातें मत बताओ, मैंने अभी कहा है ना कि मैं आप लोगों के साथ बिजनेस करने आया हूँ, तो पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए। ये सुनकर वो आदमी और वो लेडी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, ये आपने क्या कहा है? फिर असिस्टेंट उस आदमी को एक फाइल भी देता है और कहता है कि इसमें सारी शराइत लिखी हुई हैं। वो आदमी उस फाइल को देखकर फेंक देता है। फिर लेडी भी उस फाइल को देखती है और वो भी उसको टेबल पर फेंकती है और कहते हैं कि हमारी फैमिली ने तो आपकी फैमिली को कभी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया और ना ही आपकी फैमिली हमारी फैमिली की दुश्मन है, तो फिर आप हमारे साथ ऐसा गेम क्यों खेल रहे हैं? तो शाओ कहता है लेकिन मेरी फियांसे के साथ बहुत बुरा हुआ है आपकी फैमिली की तरफ से। ये सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या आप और सू इंगेज्ड हैं? तो शाओ कहता है कि प्लीज काम की बात पर आते हैं। तो असिस्टेंट बताता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें, और ऑप्शन नंबर 2। लेकिन असिस्टेंट इससे पहले कि ऑप्शन नंबर 2 बताता, वो आदमी चीखने लगता है और कहता है कि ये सब क्या बकवास है। तो शाओ कहता है कि इसका मतलब है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया है। फिर शाओ खड़ा हो जाता है और वो उस आदमी को कहता है कि आज के बाद केन फैमिली के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब केन फैमिली के साथ कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगा और इस बात को मैं यकीनी बनाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। तभी उसको एक अननोन नंबर से एक फोटो दी जाती है और वो वही फोटो होती है कि जब किन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये फोटो देखकर सू काफी शॉक्ड होती है। फिर उसी के नीचे एक मैसेज आता है और उसको कहा जाता है शाओ जो किन फैमिली के साथ करना चाह रहा है उसको कह दो कि वो वैसा मत करे। अगर उसने किन फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद भी नहीं बच पाएगा और उसके साथ मैं तुम्हारे साथ ही बहुत बुरा सलूक करूंगा। इसीलिए अच्छा है कि शाओ को समझा लो कि वो रुक जाए। लेकिन फिर सू उसको मैसेज करती है कि मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, तुमने जो करना है तुम वो कर दो। फिर सू बहुत गुस्से में होती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड भी आ जाता है और वो कहता है अगर केन तुम्हें तुम्हारी वो वाली फोटोज भेज सकता है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो सकती है? इस सब के बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो सू कहती है कि इस दफा मैं उसके साथ गेम खेलूंगी और ऐसी गेम खेलूंगी कि वो अपनी आने वाली नस्लों तक उस बात को याद रखेगा। फिर डॉक्टर कहता है कि अच्छा, यानी मैं समझ गया, अब तुम शाओ की पावर का यूज करोगी, है ना? तो सू कहती है कि बिल्कुल, तुम सही समझे। पिछली दफा तो केन बच गया था, लेकिन इस दफा केन मुझसे दोबारा पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। इस दफा मैं उसको नहीं जाने दूंगी किसी भी सूरत में। फिर जब डॉक्टर वहाँ से जाता है तभी शाओ वहाँ आ जाता है और सू उसको हग कर लेती है। सू उसको कहती है कि क्या तुम आज केन हाउस गए थे? शाओ कहता है कि हाँ, मैं बस उसको सबक सिखाने गया था। अब देखना कि वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। फिर सू कहती है कि तुमने क्या सोचा है, हम लोग कब शादी करेंगे? शाओ कहता है कि बिल्कुल, जैसा तुमने कहा था कि कुछ टाइम तक मैं इंतजार करूं, तो हम लोग समर में शादी करेंगे। तो सू ओके कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ और सू को एक साथ देखते हैं। वो दोनों सोफे पर लेटे हुए होते हैं। तभी शाओ सू को एक रिंग दिखाता है और फिर वो उसके सामने नील डाउन करता है और उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तो सू भी फौरन से मान जाती है और फिर शाओ उसको रिंग पहना देता है। तो सू सोचने लगती है कि आज से पहले मेरी लाइफ में इतना स्वीट मोमेंट कभी भी नहीं आया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शाओ और सू को देखते हैं। वो दोनों पी फैमिली के पास जाते हैं। आज शाओ ने सू को सारी पी फैमिली से मिलवाना था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो कुछ लोग उनको देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको देखकर बहुत बुरे बुरे मुंह बना रहे होते हैं। फिर सू सबसे मिलती है और ग्रैंडपा सू और शाओ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर एक और लेडी होती है, वो भी सू को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो लेडी सू को कहती है कि अब तुम अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तो सू खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है कि मैं
सू ग्रुप की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मुझे मेरे डैड ने बचपन में बहुत ही ज्यादा सफर करवाया है। वो मुझे हर वक्त मारते रहते थे और मैं ही वो हूँ जिसने अपने डैड को पुलिस के हवाले किया है और उनकी बहुत बदनामी भी की है। मेरी अपनी सोसाइटी के अंदर एक रेपुटेशन है जिसको मैं कभी भी खराब नहीं होने दे सकती हूँ। और अब मैं शाओ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हम लोग बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। तो ग्रैंडपा भी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा तो होगा ही ना, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो लेडी भी सोच रही होती है कि लड़की तो कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर सू कहती है कि मुझे रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही अपनी सारी बात क्लियर कर देती हूँ। पहली बात ये है कि मुझे रूल्स पर चलना नहीं आता, इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अपने ऑफिस में ही काम करती होती हूँ। तो शादी के बाद मुझ पर इस बात पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि मैं अपनी कंपनी छोड़ दूँ या फिर मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊँ। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जब शाओ के साथ शादी करूंगी तो मुझ पर इस बात पर भी दबाव नहीं डाला जाएगा कि हमारा बेबी कब होगा, ठीक है? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात पर बिल्कुल राजी हूँ। और वो लेडी भी कहती हैं कि बिल्कुल हम भी राजी हैं। ये सब कुछ सुनकर सू स्माइल करती है और फिर वो शाओ को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शाओ कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास उसी डिटेक्टिव लड़के की कॉल आती है। वो लड़का उसको बताता है कि आपकी फोटोज ब्लैक मार्केट में सेल हो सकती हैं, एक ऑक्शन होने वाला है, इसलिए हमें जल्द उसके लिए निकलना पड़ेगा। तो सू कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम भी जल्द पहुँच जाओ। फिर वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो सू को किन की कॉल आती है और किन उसको कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बच चुके हैं, जल्दी कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारी रेपुटेशन ऐसे डाउन होगी कि तुम खुद भी उसको नहीं उठा सकोगी। देन कॉल कट हो जाती है। फिर सू फॉरन से शाओ को भी मैसेज कर देती है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो शाओ उसको कॉल करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। सू कहती है कि अब तो मैं काफी दूर आ चुकी हूँ, लेकिन प्लीज तुम भी नजर रखना कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ भी हो तो फौरन पहुँच जाना, ठीक है? फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर उन दोनों की कार के सामने सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके हाथ में गन्स होती हैं और वो उन दोनों के मुंह पर एक ब्लैक कपड़ा डाल देते हैं। और जब सू को होश आता है तो उसको किन ने किडनैप कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ भी पहुँच जाता है और वो फौरन से सू के हाथ खोलता है। तो किन शाओ को देखकर फौरन से नील डाउन कर लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। फिर सू शाओ से गन ले लेती है और वो किन को मारने लगती है, लेकिन तभी शाओ उसको रोक देता है और कहता है कि इस गंदे खून से अपने हाथ गंदे मत करो, इसको सजा लॉ खुद देगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। फिर तभी शाओ को एक कॉल आती है ऑक्शन से और वो किन को सुनाता है। उस पर एक लेडी होती है और वो लेडी किन को कहती है कि तुम्हारा सारा सामान अब ऑक्शन के अंदर ही रहेगा और तुम अब उस सामान के मालिक नहीं हो। किन ये सब कुछ सुनकर हैरान होता है और कहता है कि वो मेरा बहुत महंगा सामान था। तो वो औरत कहती है कि हमारे ऑक्शन का एक रूल है और अब तुम एक कैरेक्टर लेस लड़के हो, इसीलिए दोबारा हमारे ऑक्शन में आने की कोशिश भी मत करना। फिर कॉल कट हो जाती है और शाओ किन को वही फोटोज दिखाता है जिसके लिए वो सू को परेशान कर रहा था। फिर शाओ उन फोटोज को आग लगा देता है और किन ये सब कुछ देखकर रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो किन के पास एक बॉम्ब होता है तो वो फौरन से उस बॉम्ब को रख लेता है और शाओ सू को पीछे करने लगता है ताकि सू सेव रहे। और तभी जब किन उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए उसकी नॉट को खोलता है तो पुलिसमैन उस बॉम्ब को किक करता है जो कि किन के ऊपर ही जाकर गिर जाता है और वो बॉम्ब भी वहीं पर ब्लास्ट होता है। फिर हम सू को देखते हैं जो कि वहीं पर बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। शाओ उसके लिए बहुत परेशान होता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है और उनको एक फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि सू अब प्रेग्नेंट है। और ये देखकर सू और शाओ दोनों हैरान हो जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब सू अपने घर पे होती है और उसके साथ ही ली और उसकी फ्रेंड भी आई हुई होती है। ली और सू की फ्रेंड दोनों ही सू का बहुत ख्याल रख रही होती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओ और सू दोनों फैमिली का रॉयल ड्रेस पहनकर ग्रैंडपा के पास जाते हैं। वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। फिर सू ग्रैंडपा को एक सूप देती है और ग्रैंडपा उसके बदले सू को एक एनवेलप देते हैं जिसको लेकर सू खुश हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सू और शाओ वहाँ से जाने लगते हैं तभी डैड सामने से आ जाते हैं और डैड उन दोनों को कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों की शादी बहुत ही ज्यादा अच्छी गुजरेगी। जब डैड वहाँ से जाते हैं तो सू और शाओ दोनों हैरान होते हैं कि ये डैड क्या कहकर चले गए हैं, यही तो हमारी शादी की सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे। तो शाओ दिल में कहता है कि हो सकता है कि मॉम ने इनकी बहुत ही अच्छी सी धुलाई की हो। और फिर सू और शाओ दोनों स्माइल करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सू और शाओ को एक साथ देखते हैं और शाओ सू का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा होता है। तभी सू को पेन स्टार्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओ सू को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है
क्योंकि उसकी बेबी बर्थ का टाइम हो चुका होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद डॉक्टर शाओ को बताती हैं कि बेबी बॉय बॉर्न हुआ है। ये सुनकर शाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर जब सू अपने रूम से बाहर आती है तो उससे मिलने के लिए वही लेडी और ग्रैंडपा भी आए हुए होते हैं और वो लेडी सू को कहती है, अब तुमने अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है और चिकन सूप पीना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। और ग्रैंडपा भी अपने ग्रैंडसन को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर नर्स वो बेबी शाओ को देती है और शाओ वो बेबी फिर सू को भी दिखाता है और उस लेडी और ग्रैंडपा को भी दिखाता है। सू अपने बेबी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर शाओ कहता है कि इसका नाम मैं रखूंगा और क्यों ना इसका नाम हम लोग शैन रखें। तो ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा नाम है और ये नाम इस बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा सूट करेगा, तुम यही नाम रखना इसका। और फिर उस सारी फैमिली के फेस पर स्माइल होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सू हेल्दी फ्रूट्स खा रही होती है और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी बैठी होती है और शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने बेबी को फीड करवा रहा होता है। तभी ली कहता है कि अब तो बस कर दो शाओ, इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ थोड़ी देर, हमने बातें भी तो करनी है। तो शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ आकर नहीं बैठूंगा क्योंकि अब मेरा बेबी आ चुका है और मैं इसको फीड करवा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही वाला लड़का आ जाता है जो कि ली का फ्रेंड होता है। जब वो वहाँ पर आता है तो वो दोनों फिर से अपनी मस्तियाँ शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर वो सब लोग दोबारा से खुश हो जाते हैं। देन वो सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और इस तरह सब लोग अब अपनी हैप्पी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। और इसी हैप्पी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।